नमस्कार, आप देख रहे हैं जिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ लवी गुंबर। इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे इस बुलेटिन की शुरुआत। बड़ी खबर आ रही है बनारस से। स्मृति ईरानी का रास्ता रोका गया। इस वक्त की बड़ी खबर, छात्र संघ की मांग को लेकर, चुनाव की मांग को लेकर यह रोका गया है रास्ता। तो करीब 20 मिनट तक चलता रहा हंगामा। वक्त की बड़ी खबर, काशी विश्वविद्यापीठ में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गई थी स्मृति ईरानी। केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री स्मृति ईरानी बनारस के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एक कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान छात्र संघ की मांग को लेकर, छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर बीएचयू और आईसा के छात्रों ने करीब 20 मिनट तक उनका रास्ता रोके रखा। कुछ छात्राएं स्मृति ईरानी की गाड़ी के आगे भी लेट गईं। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। बीएचयू में छात्र संघ बहाली को लेकर ज्ञापन देना था। पुलिस के जवानों ने बदतमीजी शुरू कर दी। वो लड़कियों के साथ मारपीट करने लगे, इसलिए सड़क पर लेटकर इसका विरोध किया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त की बनारस से। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी का छात्रों ने 20 मिनट तक रास्ता रोके रखा। वो सड़कों पर लेट गई। कई छात्राएं, उनका घेराव किया गया और ज्ञापन सौंपने की मंशा थी। तो पुलिस ने भी हंगामा रोकने की काफी कोशिश की। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से स्मृति ईरानी इस गाड़ी में सवार थी। इस गाड़ी को इन छात्रों ने रोक दिया और हंगामा करने लगे। इन छात्रों की मांग थी कि यहां पर छात्र संघ चुनाव संपन्न कराया जाए। और बीएचयू ने अभी छात्र परिषद के चुनाव की तिथि घोषित की है, लेकिन हम छात्र परिषद, जो कठपुतली छात्र परिषद है, जो खासकर प्रशासन के इशारे पर काम करने वाली छात्र परिषद है, हम उसका बायकॉट करते हैं, हम विरोध करते हैं। और हम ये मांग करने यहाँ आए थे कि बीएचयू में तत्काल छात्र संघ की तिथि घोषित करें। और चूंकि बीएचयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो इसमें सेंट्रल लेवल पर जो है, जो भी मिनिस्ट्री है, जो भी मैंने एग्जीक्यूटिव है, इस पर वो हस्तक्षेप करके बीएचयू में छात्र संघ चुनाव कराए। तो सुना आपने यहां पर छात्राओं की क्या मांग है, छात्रों की क्या मांग है, किस तरीके से उन्होंने हंगामा किया और सड़कों पर उतर आए। चार्ज मिनिस्टर स्मृति ईरानी की गाड़ी का रास्ता तक रोक लिया। सड़कों पर लेट गई छात्राएं। उनकी मांग है कि बीएचयू में छात्रों का चुनाव जो है वो कराया जाए। तो छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर स्मृति ईरानी का रास्ता रोक दिया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस गाड़ी में, सफेद गाड़ी में सवार थी स्मृति ईरानी और उनको बाहर आकर छात्रों की बात सुननी पड़ी। उधर ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में दुनिया के 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के संगठन G20 की बैठक में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने सभी नेताओं को स्वागत किया। इस मौके पर एक खास नजारा देखने को मिला। जब मोदी टोनी एबॉट से मिले, दोनों नेताओं ने बाकी नेताओं से अलग एक दूसरे से गले मिले। रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हुई इस बैठक में 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक चर्चा के कई दौर जारी रहे। तो अपने पहले G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने काले धन का मुद्दा उठाया। आज से शुरू हुए G20 बैठक में मोदी ने काले धन के साथ साथ विश्व व्यापार और बैंकिंग सेक्टर के विकास जैसी बातें भी कहीं। दिस सिग्नल our collective capacities to create and manage global institutions. This can be effective in promoting sustainable development and bridge infrastructure gaps. We can be more aligned to local conditions and requirements. We should focus on next generation infrastructure. We can promote new models of governance and financing while maintaining the highest banking standards. तो सुना आपने नरेंद्र मोदी को क्या कुछ कहा उन्होंने इस बैठक में। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मोदी द्वारा काले धन का मुद्दा उठाने पर बीजेपी जहां इसे एक बड़ा कदम बता रही है, वहीं विपक्षी दल इसे सिर्फ बयानबाजी करार दे रहे हैं। issue of black money in the G20 summit is the news today,
But much before the election, Prime Minister has promised to bring back the entire black money which is stashed from India and deposited in unknown accounts in foreign banks within a period of 100 days and 150 days. Now that time is almost over. Now what is the modus operandi which he is to adopt? It must be one of the key priorities for BJP-led government, for Modi government, because it is a promise made by BJP and Ms. Modi at the time of elections. They will bring back the unaccounted money taken to foreign countries. Now he is there in G20 meeting. He has the opportunity to talk to heads of these states. Let him take up this issue. Let him take all possible measures. पिछले 6 महीनों के अंदर सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे ये पता चलता हो कि सरकार काला धन देश में वापस लाना चाहती है और ये उनकी पहली प्रायोरिटी है। सरकार ने ये भी कोशिश नहीं की कितना धन किन किन बैंकों में है। सरकार ने ये भी कोशिश नहीं की किन किन लोगों का पैसा है, और जिन लोगों का पैसा है उनके नाम भी देश के लोगों को बताने को तैयार नहीं है, जबकि उनका वादा था कि वो काले धन का एक एक पैसा वापस लेकर आएंगे। I've always felt that this subject of black money return should be handled by the Prime Minister, because the Finance Ministry, has got a very narrow focus, which is that they look at everything as in terms of the income tax matter. But income tax is only one aspect. Supposing you earn money by getting a bribe on 2G spectrum, there's no income tax angle in that. It is pure money from crime. And similarly, drug peddling. This is a multi-department, multi-ministry matter. यहाँ तो G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले धन का मुद्दा उठाया, बीजेपी इसे बड़ा कदम बता रहे हैं, वहीं विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उधर छत्तीसगढ़ में नसबंदी कैंप में हुए ऑपरेशन के बाद 15 महिलाओं के मौत के मामले में एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। महिलाओं को दी गई दवाओं में जहर होने की बात सामने आई है। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव के मुताबिक शुरुआती जांच में इस बात के संकेत मिले हैं कि महिलाओं को दी गई एंटीबायोटिक टैबलेट में जिंक फॉस्फाइड मिला है। यह वही रसायन है जिसका इस्तेमाल चूहे मारने की दवा बनाने में किया जाता है। जांच के बाद इस दवा को रायपुर स्थित फार्मा कंपनी की यूनिट से जब्त कर आगे लेबोरेटरी की जांच के लिए भेजा गया है। अधिकारियों के मुताबिक महिलाओं के बीमार होने पर वही लक्षण देखे गए जो जहर के इस्तेमाल पर देखने को मिलते हैं। अधिकारियों ने इस दवा की 43 लाख टैबलेट्स जब्त कर ली हैं। वही फार्मा कंपनी के डायरेक्टर और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आज राहुल गांधी बिलासपुर में पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचे। अपने दौरे में राहुल गांधी ने अमसेना गांव में जाकर पीड़ित के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने इस घटना पर दुख व्यक्त किया और कहा कि वो इस घटना के दोषियों को सजा दिलाकर ही दम लेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस घटना के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। मैं लोगों से मिल रहा हूं और काफी दुख हुआ है मुझे। अस्पतालों में, गांव में जिन लोगों से मिला हूं और उनकी बातें सुनकर काफी दुख हुआ है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे परिवार दवाई के कारण, बहुत सारे परिवारों को, माताओं को नुकसान पहुंचा है। यहां पे भ्रष्टाचार का भी रोल है, नकली दवाइयों का भी रोल है और ये सरकार की जिम्मेदारी है। मैं मानता हूं कि सरकार जिम्मेदार है और यहां के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो जिम्मेदार हैं। नसबंदी कांड पर आए खुलासे के बाद विपक्षी दलों ने आक्रामक रुख अपना लिया है। आइए सुन लेते हैं तमाम राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया आई है। बहुत ही गैर जिम्मेदारी की बात है कि जिस कंपनी को, फार्मा को ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है, आप उससे दवाइयां खरीद रहे हैं। किसका फैसला है? मुख्यमंत्री को इसके लिए जवाबदेह होना चाहिए और
जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में ये पूरा एक बड़ा दवाइयां जो कि नकली दवाइयों का एक बड़ा रैकेट है और जिसमें सरकार मिली हुई है और जिस तरह से वहां करीब 17 महिलाओं की मौत हुई है और काफी सारी महिलाएं सीरियस हैं, साफ दिखाता है कि ये दवाइयां लेने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई और उनकी मौत मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से हुई। जो प्रश्न उठ रहे हैं कि सरकारी खरीदी में ऐसी नकली दवाइयां कहां से आईं, और खुद हेल्थ मिनिस्टर ने, जो कि पता लगा है कि असेंबली में एक जवाब में कहा था कि 2012 में ये मारवाड़ फार्मास्यूटिकल को बैन कर दिया था, इस दवाई की फैक्ट्री की दवाइयों को। उसके बाद सरकारी खरीदी में ये कैसे आई? तो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की ओर से। उधर बीएसएफ की एक खुफिया रिपोर्ट में चीन का दोहरा चेहरा सामने आया है। चीन की सेना पाकिस्तान के सैनिकों को जम्मू कश्मीर सीमा के करीब ट्रेनिंग दे रही है। बीएसएफ की रिपोर्ट के मुताबिक सीमा पर बातचीत के रिकॉर्ड से संकेत मिलता है पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स भारतीय सैनिकों और संपत्तियों को निशाना बनाने के लिए रणनीतिक ठिकानों और चौकियों पर स्नाइपर तैनात करने की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब पाकिस्तानी सेना के कमांडो के विशेष दस्ते भी तैनात किए गए हैं जो भारतीय क्षेत्र में हमला भी कर सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार चीन की सेना पाकिस्तान के सैनिकों को हथियार संभालने और चलाने की ट्रेनिंग दे रही है। यह ट्रेनिंग राजौरी सेक्टर के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस पार आगे की रक्षा चौकियों पर चल रही है। तो सीमा पर पाकिस्तान ने बढ़ाई है फौज और इस तरह की खबरें मिल रही हैं कि चीनी फौज जो है पाकिस्तानी सेना को ट्रेनिंग दे रही है। उधर मुंबई के जोगेश्वर इलाके में डेंगू के खिलाफ जिया न्यूज की मुहिम का असर देखने को मिल रहा है। पहले तो यहां बीएमसी ने साफ सफाई शुरू कर दी और अब स्थानीय संगठन भी जिया न्यूज की मुहिम से प्रेरित होकर सफाई अभियान में जुड़ रहे हैं। मुंबई का जोगेश्वरीपुर का इलाका, जहां 3 दिन पहले जिया न्यूज ने डेंगू और सफाई को लेकर एक खबर आपको दिखाई थी, जिसके बाद रहमानी महिला मंडल ने इलाके में स्वच्छता अभियान छेड़ दिया, जिसमें इलाके के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रहमानी महिला मंडल ने डेंगू को दूर करने के लिए फॉगिंग मशीन और दूसरी चीजों का भी इंतजाम किया है। यहाँ पर एरिया में साफ सफाई का अभियान कर रहे हैं, जो बीएमसी का SMPA करके है, स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान, उसके जरिए हम लोग ये अभियान करते हैं। लेकिन आज हमने मोदी जी का जो अभियान है उसकी वजह से हमने खास करके अपने एरिया में ये अभियान रखा है, स्वच्छता अभियान, और उसमें हमारे लोगों ने भी बहुत सहयोग दिया, हमारे वर्कर्स ने भी बहुत सहयोग दिया और हमारे जो गेस्ट हैं जो जोगेश्वरी वेस्ट से आए हैं, अंधेरी वेस्ट से आए हैं, उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया। मैं पहले तो जिया न्यूज का शुक्रिया अदा करूंगा कि इसको आप लोग ने हाईलाइट कर रहे हो। आप ये अच्छा, इस अभियान में आप भी जुड़े हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पूरे मुंबई के लिए मैं यही मैसेज दूंगा कि हर बच्चा, हर जवान, हर नागरिक इसको फॉलो करे और ये अच्छी चीज है, इससे बीमारियां दूर रहती है और हम जिस अच्छे माहौल में रहेंगे तो हमारी सोच अच्छी बनती जाएगी। रहमानी महिला मंडल ने जो ये अभियान का पहल किया है उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार और धन्यवाद बोलता हूँ। रहमानी महिला मंडल 1996 से साफ सफाई और गरीब बच्चों के लिए काम कर रही है, लेकिन जिया न्यूज की इस खास मुहिम से इसे और भी बल मिला है। अब रहमानी मंडल लोगों से स्वच्छता अभियान के जरिए अपने इलाके की साफ सफाई करने की अपील भी कर रही है। इसके इस अभियान में बड़ी संख्या में लोग शामिल भी हो रहे हैं। जो प्रोग्राम रखा गया है रहमानी महिला मंडल, सबसे पहले मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम लिया और उन्होंने स्वच्छता के बारे में सोचा। ये एक मैसेज बाकी एनजीओज को भी जाता है कि इनके रास्ते पर फॉलो करिए, जो मोदी जी ने हमें बताया है उस चीज को जो लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर थोड़ा थोड़ा सब अपने अपने एरिया में कोशिश करेंगे तो हमारा भारत स्वच्छता की ओर बढ़ते जाएगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो साफ सफाई का अभियान रहमानी महिला मंडल की तरफ से हुआ है, ये एक लोगों में जागरूकता करने के लिए हुआ है और ये बहुत ही अच्छा कदम है कि लोग इस चीज को देख के आगे सोचेंगे कि साफ सफाई रखना है, क्योंकि आज के टाइम पे ये इस बस्ती में गंदगी के कारण काफी बीमारियां होती है, मलेरिया जैसी बीमारियां होती है। उसके लिए ये सफाई का जो काम रहमानी महिला मंडल ने किया है, इसके लिए मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान शुरू होने से इस मंडल के हौसले को और भी बल मिला है। खासकर जिस तरह से मुंबई में डेंगू का कहर बरपा है, उससे साफ सफाई का पूरा ख्याल ये मंडल रख रहा है। निजाम शेख, जिया न्यूज, मुंबई।
उधर भारत विकास परिषद की तरफ से भारत की संस्कृति को बचाए रखने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए देश के सभी कोनों को लोक गीतों के माध्यम से जोड़ने के लिए बच्चों के बीच जाकर उन्हें अपनी संस्कृति की सुंदरता का दर्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि देश के अलग अलग हिस्सों से करीब 46 टीमें, जिनमें 736 बच्चे शामिल हैं, इस कार्यक्रम की शख्सियत संस्कृत है। और इसी को लेकर जिया न्यूज के संवाददाता ने प्रांतीय अध्यक्ष एस गुप्ता, प्रांतीय महासचिव LR जाजू और प्रोग्राम के संयोजक मानक चंद डागा से बातचीत की। देश की संस्कृति को बचाए रखने के लिए और उसकी जोत जलाए रखने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ कुछ अतिथिगण हैं। सर, ये पूरा भारत विकास परिषद क्यों स्थापित की गई और ये पूरा जो कारवा है कब से चला और क्या उद्देश्य है? 1963 में इस सामाजिक संस्था की स्थापना हुई थी। ये नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जो समाज के उस तबके तक पहुंचने का प्रयास करती है जहां पर कोई नहीं पहुंच पाता। जरूरतमंद लोगों तक हम पहुंचने का प्रयास करते हैं, किस तरह से उनको मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। बेसिकली संस्कार और सेवा, दो तरह के प्रकल्प भारत विकास परिषद में लिए जाते हैं। सेवा के माध्यम से कोई भी ऐसा सेवा का कार्य जिसमें हम लोग प्रबुद्ध समृद्ध लोग हैं उनको जोड़ करके और गरीब तबके के लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं सेवा के माध्यम से। और संस्कारों के माध्यम से तो सीधा हमारा स्कूलों से संबंध है। स्कूलों में डायरेक्ट हमारे ऐसे कंपटीशन, ऐसी प्रतिस्पर्धाएं होती है, जैसे भारत को जानो प्रतियोगिता है, राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता है, राष्ट्रीय संस्कृत समूहगान प्रतियोगिता जो आज आयोजित की जा रही है। गुरुवंदन छात्र अभिनंदन एक बहुत ही अभिन्न कार्यक्रम है जिसमें गुरु और शिष्य के प्रति जो रिश्तों में जो आज खरास आ रही है, जो खाई बनती जा रही है, उसको किस तरह से पाटने का प्रयास करें उस माध्यम से की जाती है। लेकिन विशेषकर आज ये जो कार्यक्रम हमारे यहाँ पे किया जा रहा है, ये 10वीं संस्कृत समूहगान प्रतियोगिता है कि भारत में जो संस्कृत के प्रति जो उदासीनता है, जो अस्तित्व खत्म सा हो रहा है, उसको किस तरह से बरकरार रखना, इसका एक बीड़ा उठाया है कि किस तरह से इस प्रतियोगिता को करके हम उस संस्कृत भाषा को अस्तित्व कायम रखें, साथ में संस्कृति का भी संवर्धन हो। इसका प्रयास भारत विकास परिषद कर रहे हैं और 10 साल हो गए इस प्रतियोगिता को होते हुए। 1967 से जो राष्ट्रीय हमारी हिंदी की प्रतियोगिता चल रही है उसमें हिंदी गानों की प्रतियोगिता होती है। गुप्ता जी, कितने लोग इसमें सहभाग ले रहे हैं? किस तरह से आप लोग हौसला अफजाई करते हैं संस्कृति को बचाने के लिए? संस्कृत शब्द ही लोगों को, बच्चों से अगर पूछा जाए संस्कृत क्या, आजकल के बच्चों को इंग्लिश, हिंदी तक नहीं आती है। ऐसे में आप लोगों की ये जोत किस तरह से जलाने में आप लोग कामयाब हैं? पूरे भारत में इस संस्था की 1200 संस्थाएं हैं, 1200 ब्रांचेस हैं। ये पहले कंपटीशन ब्रांच लेवल पे होता है और सब बच्चों को हम एक पुस्तक देते हैं जिसका नाम है राष्ट्र गीतिका, जिसमें संस्कृत के गायन होते हैं। बच्चों को वही गायन गाने होते हैं, दूसरे गायन नहीं गा सकते हैं। और वो सब जो राष्ट्र गीतिका में गायन होते हैं वो सब देश के प्रति प्रेम के गायन होते हैं। पहले कंपटीशन ब्रांच पे होता है, फिर प्रांत में होता है और फिर जो प्रांत में टीम आती है वो राष्ट्र लेवल पे आती है। तो अब की बार जो 10वीं प्रतियोगिता यहाँ है वो राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, राष्ट्र लेवल की प्रतियोगिता है। यानी वो बच्चे पहले ब्रांच पे और प्रांत में प्रथम आ चुके हैं। और बच्चों, ये हमने भारत विकास परिषद में सब भारत को 54 प्रांतों में बांटा है और 54 प्रांतों में से 50 में प्रांतीय लेवल प्रतियोगिता हुई है। तो 50 में से 46 टीमें जो है वो यहाँ भाग ले रही है, यानी लगभग 92%। 2 टीमें जम्मू कश्मीर की और हिमाचल की आ नहीं पाई क्योंकि उनका रिजर्वेशन, जो रिटर्न का रिजर्वेशन है वो हो नहीं पाया, इसलिए वो 2 टीम नहीं आई। हम लोग बार बार बच्चों से संपर्क करके और उनसे पार्टिसिपेशन करने के लिए, अगर आप ऊपर जाएंगे तो बच्चों की तैयारी देख सकते हैं। इसके साथ साथ में लोकगीत प्रतियोगिता भी, जो हमारे लोकगीत लुप्त होते जा रहे हैं, वो प्रतियोगिता भी है इसमें। तो आप जाके देखिए ऊपर 2 माले पर, जिस तरह से बच्चों, ये देखिए एक बच्चे आए हैं अभी, कितना उनमें तैयारी है। तो इनकी तैयारी आप देखेंगे शाम को 7 बजे जब इसका समापन होगा तो एक ग्रुप फोटो होता है, यानी पूरे भारत के जो वेशभूषा है, संस्कृति है, उसका दर्शन आपको देखने को मिलेगा इन बच्चों में। आपके कंधे पर पूरे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। किस तरह से ये अलग अलग रूप, अलग अलग रंग, अलग अलग संस्कृति आपको देखने को मिलती है, क्या कहेंगे? ये कार्यक्रम की तैयारी के लिए हमने जुलाई से कोशिश शुरू की और हमारे अध्यक्ष श्री एस गुप्ता जी के नेतृत्व में और हमने 11 टीमें बनाई और विभिन्न डिवीजन बनाए। ट्रांसपोर्टेशन कमेटी अलग बनाई, एकोमोडेशन, फाइनेंस कमेटी अलग बनाई, अपना वित्त कमेटी अलग बनाई, फूड कमेटी अलग बनाई। सभी कमेटी में 160 मेंबर हमारे जो इस प्रांत से हैं, कर्मठ कार्यकर्ता पूरे लगे हुए हैं।
ऐसे काम से जुड़ने के लिए एक सांस्कृतिक काम जो कानों के लिए सांस्कृतिक गीत लोकगीत जब भी आप सुनिए हमेशा उसमें नयापन लगता है। लोकगीत है जो ये पूरे भारत में हर एक स्टेट का अपना अलग अलग तरीका है और हर एक स्टेट की जो टीमें आई है यहाँ पे 46 टीम पूरे भारत के कश्मीर से कन्याकुमारी तक विभिन्न प्रांतों से यहाँ पे टीमें आई है। वो अपने अपने प्रांत की संस्कृति यहाँ पे आज ये बिखेरेगी। ये यही है कि कहते हैं ना, कदम बढ़ाओ और कदम बढ़ते जाते हैं। यही वजह है कि इनकी तरफ से कोशिश, अथक कोशिश की जा रही है कि भारत की जो सुनहरी संस्कृति है, जो लोकगीत है, उन्हें कायम रखने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है। इसी तरह के प्रावधान में, अलग अलग प्रावधान में ये बच्चे यहाँ से ऊपर प्रोग्राम होगा। इसी तरह से अलग अलग राज्यों से ये बच्चे यहाँ शामिल हो रहे हैं। इनकी तरफ से यही कोशिश है कि जो राज्यों की जो संस्कृति है, लोकगीत है, उसे कायम रखने के लिए, उसे बच्चों के अंदर जो लोकगीतों की ज्योति है, संस्कृति की जो ज्योति है, उसे कायम रखने की कोशिश यहाँ की जा रही है। कैमरामैन आदित्य के साथ रुपेश दुबे, जिया न्यूज, मुंबई। तो इस कंपटीशन में 46 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें विजेता टीम को महाराष्ट्र के गवर्नर सी विद्यासागर राव के हाथों से सम्मानित किया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश और ओडिशा से आए प्रतियोगी लड़कियों से खास बातचीत की जिया न्यूज संवाददाता ने। की संस्कृति उसके परिधान और उसकी बोली से पहचानी जाती है, उसके लोकगीतों से पहचानी जाती है। मुंबई में इस समय पूरा भारत बसा हुआ दिखाई दे रहा है। भारत के अलग अलग इलाके से, अलग अलग राज्यों से लोक गायिका आई हुई है, अपने अपने कला को प्रदर्शित कर रही है। हमारे साथ 2 राज्यों की टीमें हैं, मध्य प्रदेश से है, और उनसे बात करने के। आप लोग क्या परफॉर्म करने वाले हैं? हम लोग मालवा का जो गीत, मालवा प्रांत हमारा जो है, उनकी हम अपनी समृद्ध मालवा प्रांत की हम वो बोल रहे हैं कि वो भी भारत का एक हिस्सा है। और आइए, हमारे मालवा में इतना समृद्ध, इतनी हरियाली है वहाँ पे, तो हम वही अपने लोकगीत की मन को हर्षित कर देती है, इतनी हरियाली है वहाँ पे। एक छोटा सा वो उसका एक मुखड़ा आप गुनगुना के बताएंगे? ऊंचा नीचा डोंगरानी ऊंची नीची खाई, ऊंचा नीचा डोंगरानी ऊंची नीची खाई, हे चारों तरफ हरियाली छाई, देखण को मन भाई, हे चारों तरफ हरियाली छाई, देखण को मन भाई। मारे मालवा की माटी रोसा लाड रे, मारे मालवा की माटी रोसा लाड रे। आप हमारे साथ उड़ीसा भी यहाँ पे मौजूद है। आप लोग क्या परफॉर्म करने वाले हैं यहाँ पे? किस तरह से देखते हैं? लोकगीत बेहद कम होता है, लोग सलमान खान, शाहरुख खान को पसंद करते हैं, लोकगीतों को कम प्रेफर करते हैं। आप लोगों ने क्यों प्रेफर किया? हमें यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के लिए यहाँ पे परफॉर्म किया है और अपना 100% देंगे। आप लोग क्या परफॉर्म करने वाले, उसको थोड़ा सा आप यहाँ सुनाएंगे हमारे दर्शकों को? जा नई तले तले घुंची जा, नई तले तले बंदर, आम गाँ केड़े सुंदर, आहा आम गाँ को अरे रे 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 आम गाँ को। देखते हैं मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मतलब पूरा भारत यहाँ बसता दिखाई दे रहा है। इन परिधानों को देख सकते हैं कि इसमें साफ तौर पर भारत की जो संस्कृति है वो कहीं न कहीं झलकती दिखाई देती है। यही वजह है कि भारत परिषद की तरफ से जो कोशिश की जा रही है कि भारत की जो संस्कृति है उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। और बच्चों में उत्साह साफ तौर पर उनके गीतों से दिखाई देता है कि किस तरह से अपनी संस्कृति से प्रेम है, किस तरह से अपनी संस्कृति की लगाव है। कैमरामैन आदित्य के साथ रुपेश दुबे, जिया न्यूज, मुंबई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लवी गुंबर को दीजिए इजाजत। खबरों की रफ्तार जारी है, देखते रहिए जिया न्यूज। नमस्कार। नया जोश तुझे पाने का, तुझे कमाने का। ये जो दौड़ है तुझे हासिल करने का, इसमें मैं भी हूं कहीं न कहीं। किए कई जगह, खेले कई दाव, बिना ये सोचे कि तू है भी या नहीं मेरी किस्मत। जरिया कोई भी हो, मकसद सिर्फ तू।
नाम रखे, नारियल फोड़े, ताकि तू मेरे लिए डोले। सुबह की प्लानिंग भले ही शाम को हुई ताकत, धुन अभी भी है तुझको पाने को मिले। देखिए बिजनेस की हर छोटी बड़ी खबर जिया बिजनेस पर हर शनिवार शाम 5:30 बजे। First man on the planet to reach 200. 200 runs for Nitin Sharma. It's a moment of history for Rohit Sharma. नमस्कार, जिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जर्नलिस्ट इन एक्शन, ये है जिया न्यूज। नमस्कार, जिया बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉन जैदी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हफ्ते भर की खास खबरों पर। कारोबारी हफ्ते के अंतिम दिन बीएसई सेंसेक्स ने ऐतिहासिक स्तर को छुआ, एशियाई बाजार में भी लौटी रौनक। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में G20 की बैठक शुरू, वैश्विक विकास दर बढ़ाने पर होगी चर्चा। WTO में बड़ी सफलता, भारत अमेरिका के बीच फूड सिक्योरिटी पर गतिरोध हुआ खत्म। आर्थिक मोर्चे पर सरकार के लिए राहत की खबर, खुदरा और थोक महंगाई में गिरावट। अलीबाबा ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, एक ही दिन में कर ली 50,000 करोड़ की बिक्री। निवेशकों के लिए यह हफ्ता काफी अच्छा रहा। कारोबारी हफ्ते में भारतीय शेयर बाजार में तेजी का रुख कायम रहा। हफ्ते के अंतिम दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स अपने उच्चतम स्तर 28,000 को भी पार कर गया, जबकि निफ्टी भी बढ़त के साथ बंद हुआ। शुरुआती सुस्ती के बाद कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार नए शिखर पर बंद होने में कामयाब हुआ है। कारोबार के आखिरी घंटे में सेंसेक्स और निफ्टी ने अच्छी तेजी पकड़ी और सेंसेक्स निफ्टी करीब 0.5% के बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी आज अच्छी खरीदारी का रुझान रहा। बीएसई के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% के बढ़त के साथ बंद हुए हैं। साथ ही मेटल, रियलिटी और ऑयल एंड गैस शेयरों में भी अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। बीएसई के मेटल और रियलिटी इंडेक्स 2.5% तक चढ़कर बंद हुए हैं। हालांकि फार्मा शेयरों की जमकर पिटाई हुई। बीएसई का फार्मा इंडेक्स 1% से ज्यादा टूटकर बंद हुआ है। बीएसई का 30 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 106 अंक यानी 0.4% की बढ़त के साथ 28,046.7 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स निफ्टी 32 अंक यानी 0.4% की मजबूती के साथ 8,389.9 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद होने में कामयाब हुआ है। जानकारों का मानना है कि अगले सप्ताह में भी बाजार में तेजी बनी रहेगी। बिजनेस डेस्क, जिया न्यूज, मुंबई। वहीं पिछले हफ्ते के मुकाबले